हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवे स्टडी। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को लेकर के। तो हरियाणा सरकार ने 75% का आरक्षण दिया था लोकल्स को, किसमें? प्राइवेट सेक्टर्स की जो जॉब है, मतलब प्राइवेट कंपनियों द्वारा जो जॉब हैं दी जा रही हैं उसमें 75%, मतलब इतना ये वाला 25% छोड़ के 75% लोकल्स को हाँ आरक्षण दिया जाए, जॉब पे रखा जाए। अब इससे प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार क्या होता है, स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाते हैं कंपनी को। जैसे कोई कंपनी है वो सॉफ्टवेयर बनाती है, उस क्षेत्र में सॉफ्टवेयर को लेकर के इतने अच्छे वर्कर नहीं हैं, तो फिर वो कहाँ से रखेगी, ये वाली प्रॉब्लम आती है। खैर कंपनियां गई होंगी, उच्च न्यायालय में गई होंगी, तो उच्च न्यायालय ने इसे रोक दिया। उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, ये हम नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, स्किल्ड वर्कर चाहिए उनको। हालांकि ये फैसला नहीं आया था, वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के हरियाणा और पंजाब और हरियाणा की जो उच्च न्यायालय है उसने इस वाले फैसले को रोक दिया, इस वाले आदेश को, जो कि हरियाणा सरकार का था कि 75% आरक्षण मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ के लोकल लोगों को, इसे रोक दिया। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके पहले महाराष्ट्र में भी ऐसा हो चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा किया है, 75% आरक्षण लाने का, लोकल सेक्टर की लोकल जॉब में आरक्षण लाने की बात की थी। आंध्र प्रदेश में हो चुका है, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो चुका है। लेकिन सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसको इन सभी में स्टे लग चुका है। तो ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कहीं लागू हो चुका है, लागू कहीं नहीं हुआ है ठीक से। इस तरह के पुराने भी मामले थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने या लोकल या हाई कोर्ट ने कुछ फैसले दिए हैं, उससे समझ लेते हैं। 1984 में आया था डॉक्टर प्रदीप जैन बनाम भारत संघ का मामला। इसके बाद 1995 में, इसमें खैर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये जो प्रदीप जैन वाला मामला है इसमें भी सरकार ने जो भी उस समय की जो भी नीतियां थी उसे रोक दिया था कि ये चीज़ आप नहीं कर सकती, ये असंवैधानिक है। क्यों ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? 1995 सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश मामला, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो भी तेलुगु भाषी लोग थे उनको 5%, मतलब अगर कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ जा रहा है 80%, मान लो 80% कट ऑफ जा रहा है, और जो तेलुगु भाषी है उसके 75% ही आ रहे हैं नंबर, 5% का उसे वेटेज दे दिया जाए, ऐसा चाहती थी आंध्र प्रदेश की सरकार। इस पे रोक लगा दी गई थी। उसके अलावा 2000 इसको अमान्य घोषित कर दिया गया था। 2002 में एक राजस्थान का मामला था जिसमें शिक्षक भर्ती, सरकारी शिक्षक की भर्ती थी, जिसमें यह कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको वरीयता दी जाएगी, इसमें इसे भी रोक दिया गया था। 2019 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक फैसला था जिसमें राज्य सरकार की एक परीक्षा में महिलाओं को मूल निवासी होने का वेटेज दिया गया था कि जो मूल निवासी उनको वेटेज दिया जाएगा। तो इस पे भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। रोजगार को के संबंध में हमारा संविधान क्या करता है, कहता है, इसको देख लेते हैं। यह सार्वजनिक, तो आर्टिकल 16 की बात करेंगे तो आर्टिकल 16 कहता है कि यह सार्वजनिक रोजगार के मामले में कानून के तहत समान व्यवहार की गारंटी देता है, साथ ही राज्य को जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। इसके अलावा आर्टिकल जो 16(2) है, 16(2) है, इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश या जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य इसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, केवल लगा हुआ है। ये केवल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सब के अलावा कोई और क्राइटेरिया सरकार दे सकती है। जैसे कोई बोले कि हम MBA किए हैं और डॉक्टर बनेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो अलग रहेगा, उसमें भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 16(3) जो है ये अपवाद है। इसमें यह है कि कुछ ऐसी नौकरियां हो सकती हैं जिसमें डोमिसाइल मांगा जा सकता है। डोमिसाइल को
ज़्यादा वेटेज दिया जा सकता है, उस जन्म स्थान को वेटेज दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा कानून सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगी, राज्य विधानसभा नहीं बनाएंगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। ऐसा कानून अगर बनाएगी भी तो संसद बनाएगी। तो यहाँ पे जो भी बदलाव किए गए हैं ना, जो भी सरकारें मांग कर रही हैं वो राज्य सरकारें कर रही हैं। यहाँ पे जो डिमांड की गई है वो राज्य सरकारों द्वारा की गई है। जबकि इस चीज़ पे अगर कोई फैसला किया भी जा सकता है, कोई कानून बनाया भी जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकती है, राज्य विधानमंडल इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 16(2) आ रहा है, 16(3) आ रहा है, तो इससे जुड़ी हुई बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ जो ये फैसले आए हैं उनमें ये कौन किस चीज़ से रिलेटेड थे, इसको भी ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो सेकेंड वाला जो आर्टिकल है हमारा, सब कैटेगराइजेशन को लेकर के है, उप वर्गीकरण को लेकर है, ओबीसी के बीच में, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बीच, अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के बीच में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर उप वर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु एक कमेटी बैठाई थी, एक आयोग गठित किया था, न्यायमूर्ति जी रोहाणी आयोग के का गठन किया गया था। तो इसके बारे में ओबीसी आरक्षण की पृष्ठभूमि देखेंगे। इसके अलावा इस आयोग का गठन कैसे होता है, ये आयोग क्या काम किया, इसने क्या बताया ओबीसी कैटेगराइजेशन के बारे में, ये सब हम समझते हैं आगे। ओबीसी आरक्षण की जो पृष्ठभूमि है, इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से। ये के कालेलकर आयोग की अध्यक्षता में किया गया था 1953 में। के बाद 1979, ये फर्स्ट वाला था, 1979 में बीपी मंडल, ये इसने काफ़ी काम किया था ओबीसी आरक्षण को लेकर के। इन्होंने बताया था कि हमारे देश में 52% ओबीसी जातियां हैं। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया 1979 में। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 1992 में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 1992 में। और इसके लिए क्या किया गया, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया और इसके तहत दिया गया। इसके बाद 1992 में, इसी साल 1992 में ही इंदिरा साहनी बाद हुआ, जिसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। क्रीमी लेयर क्या होते हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं। ऐसे लोग जिनकी आज की डेट की हम बात करें, उस समय प्रावधान अलग थे। जब ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था तब प्रावधान अलग थे, अभी अलग हैं। ठीक है, अभी वो जो फाउंडेशन है पैसे को लेकर के वो थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, पहले कम थी। तो अभी का जो है, अगर ऐसे कोई परिवार जिनकी आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, 8 लाख रुपए से ज़्यादा अगर वो कमाते हैं सालाना, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी आरक्षण की बात की जा रही है, ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 8 लाख से कम वाला क्रीमी लेयर के बाहर है, 8 लाख से ज़्यादा है तो वो क्रीमी लेयर के अंदर माना जाएगा। ठीक है, ये है अभी का प्रावधान। उस समय का प्रावधान अलग होगा, अभी का ये है। क्रीमी लेयर शब्द का पहली बार प्रयोग सत्तानाथनम आयोग ने 1971 में किया था। सत्तानाथम आयोग, ठीक है, ये 1971 में आया था, इसने पहली बार इस चीज़ की बात की थी। खैर, इंदिरा साहनी बाद में आरक्षण को लेकर के कुछ अदर बातें की गई थी, उसे भी समझते हैं। आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण सामाजिक, कोर्ट ने क्या कहा, आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगा। वर्टिकल आरक्षण पर 50% की ऊपरी सीमा होगी। ठीक है, 50% से ज़्यादा आरक्षण, मान लो 100 सीटें हैं किसी राज्य में, केंद्र की कोई जॉब है, इसमें से 100 सीटें हैं, उसमें 50 सीटें ही ऐसी होंगी जिसमें आरक्षण दिया जा सकता है। सब कुछ मिला के ओबीसी, एससी, एसटी और जिसको जिसको देना हो, ठीक है, 50। अभी तो ये सब रूल खत्म टूट गए हैं, रोज़ टूटते हैं, बट पहले ये था। 1992 में पदोन्नत में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, ये बाद में आया। अब हम बात करने वाले हैं जी रोहाणी के बारे में। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद
340 के तहत न्यायमूर्ति जी रोहाणी, जो कि सेवानिवृत्त हैं, की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य ओबीसी के मध्य आरक्षण के लाभों का न्याय संगत बंटवारा करना है। यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है, आर्टिकल 340। तो आर्टिकल 340 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। और इसी के आधार पर जो हमने बात की थी के कालेटकर आयोग की, और इसके अलावा मंडल आयोग की, मंडल कमीशन की, इसी के अंतर्गत बनाया गया था आर्टिकल 340 के अंतर्गत। ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। पिछड़ा वर्ग की क्या परिभाषा है? पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे? अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी का। ये एक सामूहिक शब्द है। इसका उपयोग सरकार द्वारा उन जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वंचित है। ज्ञातव्य रहे कि ओबीसी को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। जी रोहाणी आयोग के बारे में बात करें। जी रोहाणी आयोग ने क्या कहा है, तो किस प्रकार से बंटवारा किया? तो अभी तक जो इन्होंने 4 श्रेणियों में बांटा है इसे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 में बांटा है। और जो पहली वाली श्रेणी होगी उसे 2% का आरक्षण मिलेगा, फर्स्ट वाली को 2% का, जो सेकंड वाली में होगा उसे 6% का, जो थर्ड वाली में होगा उसे 9% का, और जो फोर्थ वाली श्रेणी में होंगे ओबीसी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में है, बहुत ज़्यादा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, 10, 9 है और 2% का आरक्षण। इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाएगा अलग अलग ओबीसी के अंदर ही अलग अलग जातियों का। ठीक है, अभी तक इस वाले रूल्स को लागू कहाँ कहाँ किया गया है? तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी के अनुसार 11 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में इसे माना है, इसे स्वीकार किया है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, हरियाणा है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो यहाँ इनमें जो भी सरकारें हैं इन्होंने इस फैसले को माना है। ठीक है, जो रोहाणी आयोग का फैसला है, जो रोहाणी आयोग ने जो भी फैसला, तो क्या है, ये अपना राय देते हैं, उसे माना है, मानने वाले ये वाले राज्य हैं। तो अब ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले कि या इनमें से कोई राज्य दे दे, 4 राज्यों के नाम दे दे, जिनमें से 3 ये राज्य हो, एक ना हो, और पूछ ले कि कौन सा ऐसा राज्य है जो रोहाणी आयोग के फैसले को, मतलब इस वाले जो भी ये वाला रूल है उसको लागू नहीं करता है। तो उसमें से एक कोई राज्य हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि 4 राज्य दे दे, उनमें से ये इनमें से कोई ना हो। ठीक है, इनमें से एक ही हो, चौथे नंबर पे किसी भी नंबर पे एक ही हो, वो भी सही आंसर हो सकता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आता है आर्टिकल 338 के तहत। अब 338 के तहत ये आता है, तो ये क्या है? 340 क्या है? इसके तहत जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है। उस आयोग को कहीं और रखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी गठन किया गया होगा। फिलहाल ये आर्टिकल 338 में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। आर्टिकल जो हमारा 102वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, तो एनसीबीसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। 102वें संविधान संशोधन में इस संवैधानिक निकाय में 2 बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, 338 ए और 338 बी। ठीक है, इसको भी हम बाद में भी समझेंगे। अब इनके कार्य क्या होते हैं? इनके कार्य मेनली हैं कि किसी भी संस्था में कोई वैकेंसी आई है, वहाँ पे आरक्षण का प्रॉपर पालन नहीं हो रहा है। मान लो कि किसी संस्था में 100 सीटें आई हैं, जिसमें 50 सीटों पे आरक्षण होना चाहिए, लेकिन जो सरकारें हैं वो 30 मान लो 38 पे ही आरक्षण दे रही है। तो ये हो सकता है। तो आरक्षण अगर लागू नहीं हो रहा है, मान लो कहीं 100 सीटें हैं, अज्यूम कर लेते हैं 100 सीटें हैं, उसमें से
50 पे आरक्षण होना चाहिए, SC ST OBC मिला करके 50% आरक्षण होना चाहिए, मतलब 50 सीट पे। मान लो सरकार ने कुछ जुगाड़ करके 38% ही आरक्षण दिया है, उसके अलावा बाकी को ऐसे ही भर रहे हैं, तो इस चीज़ की शिकायत NCBC को की जा सकती है। लिखित में होगा, सीधे जाके तो नहीं करेंगे, लिखित में इस पे शिकायत की जा सकती है आवेदन देकर। इसके बाद सरकार को जवाब देना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि सरकार जवाब जरूर देगी, लेकिन सरकार 50% आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। सरकार चाहे तो दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती। क्यों और कैसे? ये चीज़ जो 50% आरक्षण की बात की गई है, जो हमारे संविधान में लिखा है, वो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आधार। अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वहाँ पे, मान लो SC ST या OBC की, मान लो कर देते हैं 15%, SC ST 7%, OBC 27%, ठीक है। अगर इनमें से मान लो ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है वहाँ पे, ऐसी ज़रूरत नहीं लग रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि सरकार 50% का ही आरक्षण दे, कुछ कम कर सकती है। तो अगर, लेकिन ये है कि जब जवाब मांगा जाएगा तो उनके पास डेटा होना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, ठीक है। 102वें संविधान संशोधन में क्या परिवर्तन हुए हैं ये देख लेते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले तो 102वां जो संविधान संशोधन है, उसमें आर्टिकल 338A एक तो जोड़ा गया है और एक B, दो जोड़े गए हैं, ठीक है। तो जो बी है, बी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बी में क्या किया गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना कर्तव्य एवं शक्तियों से संबंधित है, इसको इसमें डिफाइन किया गया है। उसकी संरचना क्या होगी? नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की संरचना क्या होगी, उसके कर्तव्य क्या होंगे एवं उसकी शक्तियाँ क्या होंगी। आर्टिकल 338A क्या कहता है? आर्टिकल 338A में कुछ पावर दी गई है राष्ट्रपति को। इसके अनुसार राष्ट्रपति को किसी वर्ग को, हालांकि राष्ट्रपति के पास तो क्या है वो, आप सबको पता है कि किस प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रपति की पावर है, उसको आप जानते हैं। तो राष्ट्रपति को किसी वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति, संसद को केंद्रीय सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड क्लासेस सूची में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब ये जो अगर चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, ये इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास ये वाला जो आर्टिकल है वो देता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बैकवर्ड क्लासेस में है तो इसे रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। अगर कोई जाति है जिसे सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा गया है या नहीं रखा गया है, दोनों चीज़ों में कुछ परिवर्तन कर सकती है सरकार, केंद्र सरकार में, ठीक है, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार ये कर सकती है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मूल संरचना को लेकर है, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि केशवानंद भारती, जिनकी वजह से ये केस आया था, जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को रेखांकित किया था, इनका देहांत हो गया है 2021 में। तो 23 नहीं 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल सॉरी 24 अप्रैल 1973 का ये केस है, ये मामला है। इस डेट को आया था ये वाला फैसला, केशवानंद भारती केस, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को रेखांकित किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामला क्या था, थोड़ा सा इसको जानना जरूरी हो जाता है। अच्छा, अभी हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर में ये सारे बिंदु हैं, ये सारे पॉइंट हैं, इसको भी थोड़ा सा फिर हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये केरल के थे केशवानंद भारती जी, और इन्होंने पिटीशन डाला था। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के बीच का मामला था। इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की। तो ये 1963 में मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और इसका फैसला आया 1973, 24 अप्रैल 1973 को। तो इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा
अनुच्छेद 25, 26 और 31 है, उसमें गारंटेड जो हमारे अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उसका हनन कर रही है सरकार। इस चीज़ के बाद ये इन्होंने इस बुनियाद पे इन्होंने अपना केस सामने रखा था सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी, संवैधानिक पीठ बैठी थी, आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। 13 जजेस थे उस समय सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट में। वो सारे के सारे 13 के 13 इस फैसले को सुनाने के लिए बैठ गए थे। क्या हुआ था फैसला, वो हम देखते हैं इस फैसले में, या इसके पहले हम देख लें गोलकनाथ का फैसला। तो गोलकनाथ का जो फैसला था, गोलकनाथवाद जो था, उसमें जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उसने कहा था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उसमें कोई भी संशोधन सरकार नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 का यूज करके भी संशोधन नहीं किया जा सकता। सीधी सीधी बात है, फंडामेंटल राइट है, इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। चाहे यहाँ पे संविधान संशोधन ही किया जा रहा हो, फिर भी 368 का भी यूज़ करके आप आर्टिकल या हम कहें कि एफआर में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, ये सीधी सीधी बात कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले को में। ठीक है, ये वाला फैसला 1967 में आया था। 67, ये वाला मामला 1967 में आया था। इसमें ये कहा था। अब क्या होता है, जो 1973 का फैसला था वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इन्होंने इस वाले फैसले को पलट दिया, इस वाले फैसले को, गोलकनाथ वाले फैसले को पलट दिया। इस वाले फैसले में नो चेंज, इस वाले फैसले में नो चेंज। और जो आता है 73 का फैसला, उसमें सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरकार के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, बस कुछ शर्तें होंगी। ठीक है, कुछ शर्तें क्या होंगी वो हम देखेंगे। यहाँ पे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसकी धारा 2 और 3 तथा 29वां संविधान संशोधन अधिनियम सारी की सारी वैध हैं। ठीक है, ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं उसमें जो सरकार है, उस समय की जो सरकार है इंदिरा गांधी जी की, उसने जो रूल फॉलो किए हैं वो सही है। ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है, जोड़ सकते हैं। हमारा हमारा जो संविधान है इसकी इजाज़त देता है कि संविधान संशोधन करके नया कुछ जोड़ सकते हैं, तो जोड़ा गया है वो सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। अब शर्तें क्या होंगी वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन में आखिर क्या कहा गया था। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया था कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। जबकि केशवानंद भारती के जो वकील थे वो कह रहे थे कि जो आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 368, ये आता है आर्टिकल 13 के अंतर्गत, ये बहुत व्यापक है। उनका ये कहना था ये जो आर्टिकल 13 है ना वो बहुत व्यापक है, इसके अंतर्गत आता है आर्टिकल 368, तो हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते, मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती सरकार। ये कह रहे थे केशवानंद भारती के वकील। जबकि ये कह रहे थे, सरकार कह रही थी कि जो 368 है, आर्टिकल 368 है, उसमें उसको अगर हम चेंज करते हैं तो संविधान ही चेंज हो जाता है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये कह रहे थे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं और उससे इसमें भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये कह रही थी सरकार। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, केशवानंद भारती की तरफ से ये कहा जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये वाला जो है ना ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इन्होंने पहली बार इस चीज़ का नाम लिया क्योंकि ये संवैधानिक पीठ थी, यानी कि जो चीज़, जो शक्ति इस समय संसद के पास होती है संविधान बनाने की, कुछ वैसी ही शक्ति संवैधानिक पीठ के पास भी होती है, क्योंकि इसमें कई बड़े जज बैठे होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होते हैं, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि बेसिक स्ट्रक्चर का
यहाँ पे डॉक्ट्रिन दी। तो क्या किया कि जो अनुच्छेद 14 है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने का, संशोधन करने का अधिकार है, उनके पास शक्ति है, बशर्ते वो जो हमारे संविधान का मूल ढांचा है, जो इसका नेचर है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये वाला जो भी संशोधन किया जाए 368 के तहत, वो सही माना जाएगा। अगर 368 के तहत कोई बदलाव किया जाता है हमारे संविधान के किसी बेसिक स्ट्रक्चर में मेनली, ठीक है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव किया जाता है, फंडामेंटल राइट में कोई बदलाव किया जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, उसे सरकारें रोक नहीं सकती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि ये वाला जो भी बदलाव किया गया है संविधान में वो सही है या गलत है। तो ये यहाँ से निकल के आता है। इसके अलावा जो 25वां और 29वां संविधान संशोधन था, उसको भी सही ठहराया गया। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे और अच्छे से कि क्या क्या हुआ था इस बीच में, यहाँ से थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का कब कैसा क्या रवैया था बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, या किसी भी फैसले जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट से संबंधित है उनको लेकर के। ठीक है, तो संसद संविधान के ठीक है, शंकरी प्रसाद मामला और सज्जन सिंह मामला आता है। शंकरी प्रसाद मामला 1951 में आता है, सज्जन सिंह मामला आता है 1965 में। इन दोनों से जमीन ही ली गई थी। इनका थोड़ा अलग केस था, शंकरी प्रसाद जी का थोड़ा अलग केस था। खैर, तो इसमें क्या कहा गया था कि संसद के पास किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ठीक है, इन दोनों में कहा गया था। इसके बाद गोलकनाथ, यहाँ यहाँ पे ये वाले केस के समय तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी। इधर आ गई थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी के समय पे जो बदलाव किए गए, उसमें गोलकनाथ से कुछ जमीन वमीन ली गई थी। तो गोलकनाथ में क्या कहा गया, सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास फंडामेंटल राइट में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। ये अगर फंडामेंटल है तो इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। तो अनुच्छेद 368 का जो जो भी संशोधन की शक्ति थी, उसे वो फंडामेंटल राइट से बड़ी नहीं है। मेनली ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़ा है संविधान संशोधन से 368। ठीक है, इससे बड़ा है, या कह सकते हैं कि 368 बड़ा है, छोटा है आर्टिकल 13 से। आर्टिकल 13 मेनली ये स्टार्ट है फंडामेंटल राइट का, इसलिए दिए हैं। बाकी तो 12 से लेकर के 35 तक है ना आर्टिकल फंडामेंटल राइट। खैर, उसके बाद 1900, ये इंदिरा गांधी जी की हार थी, तो इसके बाद इन्होंने कुछ बदलाव किए, संविधान संशोधन किए। तो 1971 में कुछ जो मेन है वो हम पढ़ रहे हैं, कई कई और किए थे इन्होंने, बट हम वो वाले पढ़ रहे हैं जो मेन है। तो 24वां संविधान संशोधन जो इन्होंने किया, उसमें तो ये कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 13 और 368 अलग अलग हैं, और क्योंकि ये संविधान संशोधन होता है तो ये भी बदल सकता है, इसमें भी बदलाव हो सकता है। ठीक है, ये कहा, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना भी, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मेनली कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये यहाँ पे इन्होंने लगा दिया इसमें। खैर, तो ये वाला सबसे मेन हो जाता है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के। हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का जो फॉर्म हुआ, उसको लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है 24वां संविधान संशोधन। इसलिए इसको ध्यान रखना है कि इसमें कहा क्या गया था, ये दोनों अलग कर दिया गया था। फिर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसका फैसला आता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू तो होगा, है ना। आर्टिकल जो 25वां संविधान संशोधन जो था, उसमें इसकी जो धारा 2 थी, सेकंड वाला जो था, उसमें कहा गया था कि उचित मुआवजे के साथ संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की जा सकती है। इसका मतलब अगर कुछ पैसे दिए जाएं, पहले ये था कि अगर हम किसी से 1 एकड़ ज़मीन ले रहे हैं, ठीक है, सरकार अगर 1 एकड़ ज़मीन ले रही है तो उसे उतना ही जमीन मुआवजा देना होगा जो इस 1 एकड़ ज़मीन की उस समय की उस स्थान की कीमत होगी।
ठीक है, आपकी ज़मीन ली जाती है तो उसकी जो कीमत होगी वहाँ उस समय एकदम एग्जैक्ट वो वाली देनी होगी, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो इस वाले में क्या किया गया कि 25वां संविधान संशोधन करके कर दिया गया कि उचित मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम जो उस समय वहाँ का मूल होगा उस जमीन का वही दिया जाएगा, जो सही समझा जाएगा सरकार द्वारा वो दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी चीज, हाँ, अगर सरकार वेलफेयर में कोई काम करती है तो एफआर फंडामेंटल राइट से ज़्यादा एवरेज दी जाएगी इसको, नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में जो जो भी प्रावधान किए गए हैं उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा फंडामेंटल राइट से। अनुच्छेद 39 बी और 39 सी के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया है कि 339 बी और 39 सी में जो भी प्रावधान किए गए हैं, अगर इसके एवज में कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है, 39 और 39 बी और 39 सी के तहत कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार की जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं है, ये कहा सरकार ने, संसद ने। तो ये दो चीज़ें, ये तीन चीज़ें 25वें संविधान संशोधन के द्वारा डाल दी गई। इसके बाद 1972 में एक और संविधान संशोधन किया गया, संशोधन नंबर 29वां संविधान संशोधन। ठीक है, 29वां। तो इसमें भूमि सुधार से जुड़े दो मामलों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। और 9वीं अनुसूची में अगर कोई मामला है तो उसे जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, लेकिन सर वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जुडिशियल रिव्यू तो हम करेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको हम आगे देखेंगे। केशवानंद भारती मामला इसके बाद होता है और बाकी सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों न्यूज़ में था इस साल? क्योंकि एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पूछा गया था, या इस पे एक याचिका, जनहित याचिका दायर की गई थी कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जिसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समान नागरिक संहिता है उसका जो क्रियान्वयन होता है लोक नीति के विषय के रूप में होता है, ये लोक नीति के विषय का विषय है। ठीक है, इस पे जो मंत्रालय है वो काम करे, इस पे सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय कोई निर्देश नहीं दे सकती है। मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से बचना चाहती है। हमारे देश में ज़्यादातर मामलों में समान नागरिक संहिता का पालन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समान नागरिक संहिता नहीं है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति रिवाज के अनुसार उनके अपने अपने नियम कानून है। जैसे शादी को लेकर के अगर बात करें, शादी को लेकर के अगर बात करें, मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, चारों के अलग अलग हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कहा जाए कि शादी एक जैसी होनी चाहिए तो फिर वो थोड़ा सा विवादित विषय बन जाएगा। तो इस चीज़ से मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट सब बचना चाहते हैं, और ठीक है, अपना अपना कल्चर है, उसको क्यों बिगाड़ा जाए। एक चीज़ ये है, एक चीज़ है तलाक। तलाक के नियम अलग अलग हैं कई जगह। 3 तलाक तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी मुस्लिमों में, हिंदुओं में, सब में थोड़ा थोड़ा अलग है तलाक के मामले। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों में और हिंदुओं में अलग हैं, यहाँ तक कि जो हमारी जनजातियाँ हैं, जाति और जनजातियाँ हैं, यहाँ भी कुछ अलग अलग रूल रेगुलेशन हैं जो जिसका वो लोग पालन करते हैं। सिर्फ तलाक की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर चीज़ें भी हैं, बहुत सारा कल्चर है जो अपनी ही हिंदुओं में ही बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं। कुल मिलाकर के उसको बदलना, उसको छेड़खानी करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। ये इसी चीज़ से बचने के लिए मंत्रालय हो या संसद हो या न्यायालय हो, इसी चीज़ से बचने के लिए, और ये ठीक भी है, इसी चीज़ से बचने के लिए फैसला लेने से बचते हैं। खैर, ज़्यादातर क्या मामले इसमें आते हैं, तो विवाह आता है, तलाक होता है, कस्टडी, किसी बच्चे की कस्टडी लेने की बात हो, एडॉप्शन, एडॉप्शन भी
इसमें आता है। और इसके अलावा विरासत, किस धर्म में किस तरह से विरासत का मान लो बंटवारा करना है, ये सब चीज़ें भी यूनिफॉर्म सिविल, ये सब भी कल्चर में आती हैं। ठीक है, कल्चर में आती है, ये सब अलग अलग होती हैं। मुस्लिमों में अलग होगा, हिंदुओं में अलग होगा, सिखों में अलग होगा, ईसाइयों में अलग होगा, लेकिन बेस जो होता है ना लगभग सेम होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। कुल मिलाकर के ये एक तरह से व्यक्तिगत या सामाजिक मामले हैं जो अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके के हैं। इसलिए देश का जो संविधान है, देश का सुप्रीम कोर्ट है, वो इसमें दखलंदाजी करने से बचता है। इसके अलावा हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 44 के तहत पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई है। लेकिन ये हम सबको पता है कि डीपीएसपी राज्य के द्वारा लागू किया जाना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है। डीपीएसपी में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वो इसे लागू करे, लेकिन संसाधनों के हिसाब से, जितने संसाधन उतनी सुविधा। ठीक है, इस तरह से इसका ये चलता है। तो डीपीएसपी अनिवार्य नहीं है, इस वजह से जितना हो पाता है धीरे धीरे किया जा रहा है। अच्छा, हमारे देश की जो समान नागरिक संहिता है, जो चीज़ें लगभग सबको समान तरीके से व्यवहार की जाती हैं, जिनमें उसमें कौन कौन से कानून आते हैं। साल 2021 में कर्नाटक विधानसभा में एक बिल पेश किया गया था, एंटी कन्वर्जन बिल के नाम से जिसे जाना जाता है। तो ये इस वजह से न्यूज़ में है। इसके अलावा हमारे देश में 9 राज्यों के पास इस टाइप का कानून है, एंटी कन्वर्जन लॉ है। तो उसमें कौन कौन से हैं, इनके नाम भी जानने ज़रूरी हैं। उड़ीसा है हमारे यहाँ, उड़ीसा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें सारे राज्य ही हैं जिनके पास धर्मांतरण विरोधी या एंटी कन्वर्जन बिल लॉ है। ठीक है, अब इसका इतिहास थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 1930 और 1940 के दशक में कुछ हिंदू रियासतों ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अपने धार्मिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस प्रकार के कानून पारित किए थे। जो पुराने हमारे प्रिंसली स्टेट थे, उन्होंने ये सब किया था 1930-1940 के दशक के बीच में। उदाहरण के लिए कौन कौन से थे, ये रायगढ़ था, इन्होंने किया था रायगढ़ राज्य धर्मांतरण कानून 1936, ये पारित किया था। पटना धार्मिक स्वतंत्रता कानून 1942। उदयपुर एक प्रिंसली स्टेट था उस समय, तो उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून। तो ये सब एक तरह से उस समय प्रिंसली स्टेट थे, ये अपने में स्वतंत्र थे। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा ये। तो ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया था। इनके अलग अलग नाम है। तो 1936, 1942 और 1946 के में इन्होंने ये सब किया था। ये तो स्वतंत्रता से पूर्व होगा। राष्ट्रीय स्तर पर असफल प्रयास कौन कौन से हुए हैं वो भी देख लेते हैं। वर्ष 1954 में हुआ था सबसे पहली बार, राष्ट्रीय धर्मांतरण विनिमय और पंजीकरण विधेयक प्रस्तुत किया गया था, ये पास नहीं हो पाया। 1960 में पिछड़ा समुदाय धार्मिक संरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, ये भी पास नहीं हो पाया। 1979 जब मंडल आयोग आया था, ये धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, पास नहीं हो पाया। ये सारे ये तीनों पास नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं अटक गए। ठीक है, राज्यसभा में से तो लोकसभा तो राज्यसभा, इस तरह से हुआ। खैर, 2015 अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसको भी समझते हैं। वर्ष 2015 में कानून मंत्रालय ने कहा कि यह मामला पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय है और संसद द्वारा इस मुद्दे पर कानून बनाना संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना पूर्ण रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है।
तो यहाँ कानून अपने जो हमारा कानून मंत्रालय है इसने कह दिया है कि भाई ये राज्यों का मामला है, आप खुद निपटो। तो इस वजह से जो जो राज्य चाहते हैं इस टाइप का कानून वो बना रहे हैं, उन्होंने बना के रखा है। जैसे उड़ीसा है, और ये मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। ओके, धर्मांतरण विरोधी कानून पर न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। कौन कौन से निर्णय आए हैं वो भी देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। रेव स्टेनी इस्लास बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य वाद 1977। 1977 में एक मामला आया था, तो इसमें क्या कहा था न्यायालय ने, ये देखते हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पुराने धर्मांतरण विरोधी कानून की जांच की गई। न्यायालय ने दोनों राज्यों के अधिनियमों की संवैधानिकता को बरकरार रखा। तो ये वाला जो कानून था उसको न्यायालय ने कहा कि ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दें। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के ये प्रयास अंतःकरण की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए संविधान में रखे गए हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25(1) देता है। ठीक है, निर्धारित करता है, आर्टिकल 25 से ये चीज़ करता है। किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित करने का भौतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी कोई दूसरा व्यक्ति है, प्रचार आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि उसका धर्मांतरण आप करवाएं। ठीक है, बोल बोल के करवाएं, खुद करना चाहे अलग बात है, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। ठीक है, पीठ ने फैसला सुनाया कि जो संवैधानिक पीठ 1977 में बैठी थी उसने फैसला सुनाया कि यह उद्देश्यपूर्ण धर्मांतरण नागरिकों को दी गई अंतःकरण की स्वतंत्रता के विपरीत है। उद्देश्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, जैसे किसी को शादी करने के लिए धर्म का परिवर्तन करवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपने धर्म में सिर्फ लाना है तो आबादी बढ़ाने अपने धर्म की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जिस धर्म में है वो ठीक है। यह भी माना गया कि अंतःकरण विरोधी अधिनियम 7वीं अनुसूची की सूची 2 के प्रविष्ट 1 के दायरे में आता है। ऐसा इसलिए है कि वे धर्मांतरण पर रोक लगाकर लोक व्यवस्था पे होने वाली गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ऐसे धर्मांतरण से समुदाय को ठेस ना पहुंचे, इसलिए ये सब किया गया है। तो ये चीज़ जरूरी है जानना। 7वीं अनुसूची के सेकेंड के प्रविष्ट 1 में, ठीक है, ये वाला टर्म याद रखना है। इसमें बताया गया है कि धर्मांतरण धर्म परिवर्तन के लिए कुछ शर्तें होंगी। नॉर्मली किसी उद्देश्य से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाएगा। किसी का खुद से मन हो रहा है तो वो अलग बात है। ठीक है, किसी उद्देश्य से जैसे शादी करनी है, ठीक है, ये वाला मामला भी आया। सरला मृदुल बनाम सरला मृदुल वाद, ठीक है, ये वर्ष 1995 में आया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि बहु विवाह, ठीक है, मतलब शादी के बाद शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना, इस्लाम धर्म अपनाना वैध नहीं होगा। ठीक है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन करवाना, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा होगा इनको, या जो भी होगा, ये सही नहीं है। ये एक उद्देश्य पूर्ण फैसला है। किसी के खुद से अंतःकरण से ऐसी आवाज़ आ रही हो कि मुझे धर्म परिवर्तन करना है, तो वो बात अलग है, बट शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं। इसके अलावा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसको देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के अंतर्गत और अंतर धार्मिक विवाह के मामले में हिंसा एवं धमकियों के कृत्यों पर कड़ी सजा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। एक लास्ट मामला है जो 2010 में आया था, एस चंद्र बनाम एम थंगमुथु, ठीक है, एस चंद्र बनाम एम थंगमुथु, ये ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है अपने मन से, तो इसको पूरी तरह से रोका भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत ज़रूरत भी है। तो ये चीज़ लास्ट वाले में भी थोड़ा सा ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। यार ये कुछ मामले थे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं।